तो आज हम पढ़ेंगे साउंड। तो आ गए आप। आज का हमारा चैप्टर है साउंड। तो पहले समझते हैं कि साउंड है क्या। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ यानी साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ एंड वो साउंड तुम्हें सुनाई दे रहा है। अरे चिंता मत करो, मैं भूल ही नहीं रहा था। यानी साउंड ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। एंड जब मैं साउंड ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। यानी हम एक चीज कह सकते हैं कि हम साउंड उसी को कहेंगे जो हमें सुनाई देगा या हमारे कानों के अंदर सुनने की सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा। एंड जैसे हमारे पास एक बेल है एंड एक पत्थर है, तो जब हम इस पत्थर को बेल के ऊपर मारेंगे तो ये पत्थर मोशन के अंदर आ जाएगा एंड बेल से टकरा के एक साउंड प्रोड्यूस करेगा एंड नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, तो जैसे हमने पत्थर को फेंका यानी वो मोशन के अंदर आ गया। एंड जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पत्थर के अंदर एनर्जी थी एंड जब वो बेल से टकराया तो उसकी एनर्जी खत्म होगी एंड वो नीचे गिर गया। तो क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। एनर्जी को ना ही तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चली जाती है। तो जो पत्थर की काइनेटिक एनर्जी थी वो एनर्जी किसके अंदर चेंज होगी? वो एनर्जी साउंड के अंदर चेंज होगी। तो यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। यानी साउंड एक तरह की एनर्जी है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि साउंड एक एनर्जी है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को मिला दें तो हमें साउंड की एक डेफिनेशन मिल जाएगी। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो ये होगी साउंड की डेफिनेशन। अब देखते हैं साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। तो ये वाइब्रेशन है क्या? तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है एंड ये थोड़ा आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, यानी ये वाइब्रेट हो रहा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, द टू एंड फ्रो यानी पीछे एंड आगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। यानी जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से आगे पीछे होता है तब वो वाइब्रेट होता है एंड जब वो वाइब्रेट होता है तब वो साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे गिटार की स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है एंड हमें साउंड सुनाई देता है। तो गिटार के केस के अंदर तो वाइब्रेशन विजिबल है, पर जहां पर भी साउंड प्रोड्यूस होता है वहां पर वाइब्रेशन तो होती ही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रही है एंड तुम स्पीकर से सुन रहे हो तो वो स्पीकर भी वाइब्रेट हो रहा है। तो ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ साउंड। यानी साउंड नामक बच्चे ने जन्म तो ले लिया है। अब देखते हैं कि वो बच्चा कैसे चलेगा, यानी प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो जिस भी चीज से साउंड ट्रांसमिट होगा उसे हम मीडियम कहेंगे। जैसे तुम्हारे फोन का स्पीकर अभी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है एंड वो साउंड तुम्हारे कानों तक जा रहा है। तो फोन के स्पीकर से तुम्हारे कानों तक जिस भी चीज के थ्रू साउंड जा रहा है यानी ट्रांसमिट हो रहा है उसे हम मीडियम कहेंगे। अगर तुमने हेडफोन लगाया है तो वो मीडियम है हेडफोन, एंड अगर हेडफोन नहीं लगाया है तो वो मीडियम है एयर। तो मीडियम होता है जिस चीज के थ्रू साउंड ट्रांसमिट होता है। तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन यानी एक ऑब्जेक्ट का आगे एंड पीछे यानी टू एंड फ्रो मोशन। ये टू एंड फ्रो मोशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। तो जैसे हमारे पास ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, जब हम इसे किसी चीज से टकराते हैं तो ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी जो इसकी ये स्ट्रिप्स है, इन स्ट्रिप्स को हम कहते हैं प्रोंग्स। तो ये प्रोंग्स वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ये प्रोंग वाइब्रेट होगा तो ये एक बार आगे जाएगा एंड एक बार पीछे आएगा। तो इसके मोशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जब ये प्रोंग आगे जाएगा एंड जब ये प्रोंग पीछे आएगा। तो इस ट्यूनिंग फॉर्क के अराउंड एक मीडियम है, मीडियम जिससे साउंड ट्रैवल हो सकता है। एंड हर एक चीज पार्टिकल से बनी हुई होती है। तो इस ट्यूनिंग फॉर्क के अराउंड पार्टिकल्स है। तो अभी हम सिर्फ इस एक प्रोंग की स्टडी कर रहे हैं, तो इसके अराउंड जो पार्टिकल्स हैं उन्हें ही देखते हैं। तो इसके अराउंड पार्टिकल्स होंगे एंड जब ये प्रोंग आगे जाएगा तो इसके पास वाले जो पार्टिकल्स हैं वो इससे टकराएंगे एंड थोड़ा आगे चले जाएंगे एंड वो पार्टिकल्स आगे वाले पार्टिकल से टकराएंगे एंड वो फिर से आगे वाले पार्टिकल से टकराएंगे एंड वो फिर से आगे वाले पार्टिकल से टकराएंगे। ऐसे जो साउंड है वो ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पार्टिकल्स तो अपनी जगह ही हैं पर साउंड ट्रैवल हो गया, क्योंकि एक पार्टिकल्स ने दूसरे को धक्का मारा एंड दूसरे ने तीसरे को धक्का मारा, तीसरे ने चौथे को,
एंड अगर हम इस चीज को एक बार रोक दें, यानी ये प्रॉन्ग पार्टिकल से टकराया तो यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा गए, तो यहाँ पर पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ गई। तो जिस जगह पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ जाती है उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन यानी कंप्रेस हुआ हुआ, एंड यहाँ पर पार्टिकल्स कंप्रेस हुए हुए यानी चिपके चिपके हैं, तो इस रीजन को हम कहेंगे कंप्रेशन। एंड एक और केस हो गया जब ये प्रॉन्ग पीछे आएगा, तो जब ये प्रॉन्ग पीछे आएगा तो इसके आसपास वाली जगह खाली हो जाएगी, एंड उस जगह को भरने के लिए जो पास वाले पार्टिकल्स है वो पीछे आ जाएंगे। तो जब पार्टिकल्स पीछे आएंगे तो उनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ जाएगी एंड डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस जगह डेंसिटी कम होगी एंड इस जगह को हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, यानी यहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को मिला दें तो ये ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रॉन्ग्स है वो आगे पीछे होते रहेंगे, एंड जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो करेंगे। तो ये पैटर्न कुछ वेव जैसा है, जैसे समुंदर में वेव होती है वैसा पैटर्न है, एंड इसे कहते हैं हम साउंड वेव। तो ऐसे साउंड ट्रैवल करता है, तो साउंड एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है एंड वो ट्रैवल पार्टिकल्स के थ्रू करता है। एंड अगर कहीं पर पार्टिकल्स ही नहीं है तो क्या साउंड ट्रैवल करेगा? इसका आंसर है नहीं। तो अगर हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर पार्टिकल्स ही नहीं है तो वहां पर साउंड भी ट्रैवल नहीं होगा। जैसे कि वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसी स्पेस होती है जहां से हम ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स को निकाल लेते हैं, यानी वहां पर कोई पार्टिकल्स नहीं होते, एंड जहां पर पार्टिकल्स नहीं होते वहां पर वाइब्रेशन नहीं होगी, एंड वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड ट्रैवल नहीं होगा। एंड जैसा हमने पहले देखा कि साउंड एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो साउंड वेव को एक मीडियम चाहिए जिससे वो ट्रैवल करेगी, एंड ऐसी वेव्स जिन्हें ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती है, एंड साउंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। हाँ, सॉलिड एंड लिक्विड के थ्रू भी साउंड ट्रैवल कर सकता है क्योंकि वो पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, एंड साउंड वेव पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल करती है, पर वहां पर स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाता है। ये देखेंगे हम अपने अगली वीडियोस के अंदर। तो अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी आ जाना। तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। तो आ गए आप। इस वीडियो के अंदर हम साउंड वेव के बारे में जानेंगे। तो जैसे ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है एंड ये वाइब्रेट हो रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है तो इसके आसपास जो पार्टिकल्स है वो भी वाइब्रेट होंगे। तो इन पार्टिकल्स के अंदर एक डिस्टरबेंस आ गई, ये पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो गए ना, तो इस डिस्टरबेंस को हम कहते हैं वेव। तो साउंड एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट हो रहा है एंड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये साउंड इस डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, एंड जो इसके पार्टिकल्स है वो आगे एंड पीछे वाइब्रेट हो रहे हैं, यानी पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं, पर साउंड इस डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहा है। तो ये दोनों चीजें पैरेलल है, यानी पार्टिकल्स की वाइब्रेशन एंड साउंड का प्रोपोगेशन पैरेलल है। तो ऐसी वेव जिनके अंदर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन एंड जो वेव का प्रोपोगेशन है वो पैरेलल होता है, उन वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एंड एक तरह की और वेव होती है, उस वेव का नाम है ट्रांसवर्स वेव। तो जैसे एक पार्टिकल है एंड ये ऊपर और नीचे हो रहा है, एंड ये वेव प्रोपोगेट हो रही है कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, यानी वेव इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है पर पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो पार्टिकल एंड वेव की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, यानी दोनों 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पर तुम्हें एक टी दिख रहा होगा, ये टी, इस टी को देख के तुम दोनों के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर पार्टिकल की डायरेक्शन एंड वेव का प्रोपोगेशन पैरेलल होता है, वहीं ट्रांसवर्स वेव के अंदर पार्टिकल का मूवमेंट एंड वेव की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, यानी दोनों के बीच में एक टी बन जाता है, टी फॉर ट्रांसवर्स वेव। तो ऐसे तुम इसे याद रख सकते हो। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स की, यानी साउंड वेव के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। जैसे हम सब के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं वैसे साउंड वेव्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो जैसे ये एक स्पीकर है एंड इससे साउंड निकल रहा है एंड आसपास वाले पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो गए, यानी कई कई पार्टिकल्स चिपक गए, कोई कोई पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, तो ऐसे वेव ट्रैवल करती है। तो इस जगह पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर पार्टिकल्स कंप्रेस हुए हुए हैं, तो इस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन, एंड यहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर है, तो इस रीजन को हम कहते हैं रेयरफैक्शन। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ के इस साइड
वाई एक्सिस के ऊपर हम डेंसिटी लेते हैं एंड एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लेते हैं। तो स्पीकर के ठीक आगे डेंसिटी ठीक ठाक है यानी मीडियम डेंसिटी है। तो मीडियम डेंसिटी यानी ये बीच वाली लाइन यानी मीडियम डेंसिटी, ठीक ठाक है डेंसिटी, ना ही तो डेंसिटी ज्यादा है एंड ना ही डेंसिटी कम है। अगर डेंसिटी कम होगी तो हम ग्राफ के नीचे प्लॉट करेंगे एंड डेंसिटी ज्यादा होगी तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो इस रीजन के ऊपर डेंसिटी ठीक ठाक है एंड जैसे जैसे हम आगे गए तो डेंसिटी बढ़ती गई। तो जैसे डेंसिटी बढ़ेगी तो हम ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे एंड ऊपर देखो डेंसिटी आगे कम होती जा रही है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे डेंसिटी कम होती जा रही है। तो आगे डेंसिटी कम होगी तो ग्राफ नीचे गया एंड यहाँ पर फिर से डेंसिटी ठीक ठाक होगी एंड ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमें एक ग्राफ मिल गया, ये ग्राफ है वेव का। तो इस वेव का जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं, इस पार्ट को हम क्रेस्ट कहते हैं एंड जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पर डेंसिटी एकदम ही कम है उसे हम ट्रफ कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वेव है। तो इस वेव की लेंथ को हम कहते हैं वेव लेंथ। तो जो ये डिस्टेंस है ये वेव लेंथ है एंड इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से एंड ये एक ग्रीक लेटर है जो है लैम्डा एंड वो रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को। तो ये वेवलेंथ है एंड अगर हम एक क्रेस्ट एंड दूसरे वाले क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस देखें तो उन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस एंड ये नीचे वाला डिस्टेंस सेम ही होगा। तो हम इसे भी वेवलेंथ कह सकते हैं एंड ऐसे ही जो नीचे वाले ट्रफ है उनके बीच का डिस्टेंस देखें तो वो भी वेवलेंथ होगा। तो वेवलेंथ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। अब यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव क्या है? कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक, इस क्रेस्ट के बाद वाला क्रेस्ट अगर हम कॉन्जिक्यूटिव ना लिखे तो वो क्रेस्ट आगे वाला भी हो सकता है, तब वो वेवलेंथ थोड़ी रहेगी। तो कॉन्जिक्यूटिव लगाना मत भूलना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ एंड वेव लेंथ है। लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, तो वेव लेंथ की भी ऐसा यूनिट मीटर होगी एंड इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ये साइन है उसका। अब एक और चीज आती है जो है एम्पलीट्यूड। तो ये जो बीच वाली लाइन है इसे हम कहते हैं मीन पोजीशन। मीन यानी बीच वाली, तो ये मीन पोजीशन है एंड इस मीन पोजीशन से जो क्रेस्ट की दूरी है या फिर जो ट्रफ की दूरी है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं एंड ये क्रेस्ट एंड ट्रफ ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम यानी इनके आगे कुछ नहीं है, यानी वेव की मैक्सिमम पोजीशन या तो ऊपर क्रेस्ट तक हो सकती है या फिर नीचे ट्रफ तक हो सकती है। तो एम्पलीट्यूड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एनी एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन यानी क्रेस्ट या ट्रफ, तो ये है एम्पलीट्यूड, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। तो अब ये एक लेंथ है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी यानी कोई चीज कितनी जल्दी हो रही है या कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक सेकंड के अंदर कितने वर्ड बोल रहा हूँ, वही मेरी फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैं एक सेकंड के अंदर 4 वर्ड्स बोल रहा हूँ तो वर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है एंड अगर मैं जल्दी जल्दी बोलने लगूँ तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी होता है कि कोई काम कितने जल्दी हो रहा है। तो यहाँ पर हम वेव की बात कर रहे हैं, तो एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो रही है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो फ्रीक्वेंसी से हमें ये पता चलता है कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स निकल रही है। जैसे एक पॉइंट है एंड उस पॉइंट से एक सेकंड के अंदर 3 वेव्स निकल रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 वेव्स पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में 3 वेव्स निकल रही है। एंड पर सेकंड को हम कैसे लिखते हैं? डिवाइडेड बाई, यानी 3 डिवाइडेड बाई सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी होगी 3 डिवाइडेड बाई सेकंड एंड यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? पर सेकंड, यानी 1/सेकंड एंड इस 1/सेकंड को हम कहते हैं हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज एंड फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, NU। ये सिंबल न्यू है, ये भी एक ग्रीक लेटर है। तो फ्रीक्वेंसी हो गया नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन अ सेकंड, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यू से एंड उसकी ऐसे यूनिट होती है हर्ट्ज। एंड अब आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका? यहाँ पर हम वेव की बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड वेव का। तो एक पॉइंट से एक वेव को पास होने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे एक वेव है एंड वो 0.5 सेकंड ले रही है एक पॉइंट से पास होने के लिए,
तो उसका टाइम पीरियड है 0.5 सेकेंड। एंड टाइम पीरियड की एसआई यूनिट सेकेंड ही होगी एंड इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से। तो जैसे एक वेव की फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज यानी एक सेकंड के अंदर 4 वेव्स पास हो रही है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 वेव्स को पास होने के लिए 1 सेकंड चाहिए। तो एक वेव को पास होने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? तो जब ये 4 वेव के साथ वाला 4 सेकंड की तरफ जाएगा तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाके ये डिवाइड होगा। तो एक वेव को टाइम लगेगा 1/4 सेकंड। तो एक वेव को पास होने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, यानी t इज इक्वल टू 1/4 सेकंड। अब 4 डिवाइडेड बाई सेकंड है ये, जैसे ये उल्टा लिखा हुआ है तो मतलब तो 4 डिवाइडेड बाई सेकंड ही है। एंड डिवाइडेड बाई सेकंड को हम क्या लिखते हैं? हर्ट्ज। तो ये हो जाएगा 1/4 हर्ट्ज। एंड ये 4 हर्ट्ज क्या थी? फ्रीक्वेंसी। तो हम 4 हर्ट्ज की जगह फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, यानी न्यू। तो हमें एक रिलेशन मिल गया टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच, जो कि t इज इक्वल टू 1/न्यू। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू 1/t। तो ये थे कुछ साउंड के कैरेक्टर्स। जैसे हमारे चेहरे के ऊपर नाक होता है, मुंह होता है और आंखें होती है, वैसे ये बेसिक कैरेक्टर्स है साउंड वेव के। एंड जैसे हर एक आदमी का चेहरा अलग अलग होता है, वैसे साउंड वेव्स भी अलग अलग होती है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन सी चीजें अलग अलग साउंड को अलग अलग बनाती हैं। तो उस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे लाउडनेस, पिच एंड इंटेंसिटी। तो आ गए अब इस वीडियो के अंदर हम साउंड के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। उन कैरेक्टर्स से हमें यह पता लगेगा कि कैसे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एंड तुम बोलोगे तो वो भी अलग साउंड प्रोड्यूस करोगे। तो कुछ कैरेक्टर्स है जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा साउंड कैसा होगा। पहला कैरेक्टर है लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस। लाउडनेस यानी कोई साउंड कितना तेज है, तो ये चीज डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। तो जैसे ये एक वेव है, तो जो ये बीच वाली लाइन है इससे इस टॉप मोस्ट पार्ट तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है, पर अगर हम दूसरी वेव को देखें तो उसका ये डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो ये जो वेव है, ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो ज्यादा लाउड है, एंड पहले वाले वेव कम लाउड साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर कोई तेज बोल रहा है तो उस आवाज का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एंड अगर कोई धीरे बोल रहा है तो उस आवाज का एम्पलीट्यूड कम होगा। तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एंड अब एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है पिच। पिच यानी तीखापन। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज इतनी तीखी नहीं है, तो मेरी साउंड का पिच कम है। एंड अगर कोई ज्यादा तीखी आवाज में बोल रहा है तो उसका पिच ज्यादा है। पिच फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो रही है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जैसे हमारे पास ये दो वेव्स हैं, तो ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है टाइम को, यानी ये वाली लाइन टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 1 सेकंड है, तो इस 1 सेकंड के अंदर आधी तो वेव पास हो रही है, क्योंकि ये एक वेव का आधा पार्ट है। तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाफ हर्ट्स। भूलो मत, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ट्स होती है। एंड यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर आधी वेव पास हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है हाफ हर्ट्स। एंड अगर हम दूसरे वाले डायग्राम में देखें तो उसके अंदर इसी 1 सेकंड के अंदर पूरी एक वेव पास हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 हर्ट्स। तो पहली वाली वेव कम पिच के साउंड को रिप्रेजेंट कर रही है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है, पर दूसरी वाली वेव ज्यादा पिच के साउंड को रिप्रेजेंट कर रही है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा पिच होगा। तो फ्रीक्वेंसी एंड पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे पिच बढ़ता जाएगा। तो अगर किसी की तीखी आवाज है तो वहां पर ये समझ लेना कि वहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। एक बार फिर से बता देता हूँ, तो लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, यानी मीन पोजीशन से ऊपर वाली पोजीशन तक का डिस्टेंस। तो अगर वो ज्यादा है तो लाउडनेस ज्यादा है। एंड पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, यानी 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स निकल रही है। तो अगर कहीं पर म्यूजिक चल रहा है एंड कहीं पर नॉइस है तो हमें अच्छा तो म्यूजिक ही लगता है। तो ऐसी क्या चीज है जो म्यूजिक को हमारे कानों के लिए अच्छा बनाती है पर नॉइस को अच्छा नहीं बनाती? भले ही म्यूजिक एंड नॉइस की लाउडनेस एक ही हो,
पर भी हमें म्यूजिक अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ साउंड पे, यानी साउंड की क्वालिटी कैसी है। अगर अच्छी क्वालिटी है तो हमें सुनने में अच्छा लगेगा, एंड अगर बुरी क्वालिटी है तो हमें सुनने में बुरा लगेगा। तो क्वालिटी या फिर टिम्बर कह लो, क्वालिटी को हम टिम्बर भी कहते हैं। तो अगर किसी साउंड की रिच क्वालिटी है तो वो हमें सुनने में अच्छा लगेगा, एंड इसका एग्जाम्पल हो गया म्यूजिक। एंड अगर किसी साउंड की पुअर क्वालिटी है तो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, एंड उसका एग्जाम्पल हो गया नॉइस। अब एक और चीज़ आती है जो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। यानी अगर हमारे पास एक यूनिट एरिया है, यूनिट का मतलब होता है 1, तो यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, एक सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया या फिर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। तो इस एरिया में से 1 सेकंड के अंदर कितना साउंड निकल रहा है या पास हो रहा है उसे हम कहेंगे इंटेंसिटी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जो मेरा गला है उस गले का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले लें एंड फिर मेजर करें कि 1 सेकंड में से वहां से कितना साउंड निकला, वो मेरी इंटेंसिटी हो जाएगी। तो इंटेंसिटी यानी कितना तेज साउंड प्रोड्यूस हुआ है। तो अब तुम कहोगे भैया लाउडनेस का क्या, कितना तेज साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो इंटेंसिटी होगी, तो लाउडनेस का क्या। तो लाउडनेस एंड इंटेंसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो लाउडनेस जो हमारे कानों का रिस्पॉन्स होता है साउंड की तरफ, वो लाउडनेस होता है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ एंड तुम्हारे कान उस साउंड को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी तुम्हें सुनाई दे रहा है, तो जितना तेज तुम्हें सुनाई दे रहा है वो लाउडनेस है। इंटेंसिटी यानी साउंड कितना तेज प्रोड्यूस हुआ है, एंड लाउडनेस यानी साउंड कितना तेज सुनाई दिया है। तो जैसे यहाँ पर एक सोर्स ऑफ साउंड है एंड यहाँ पर एक आदमी है जो साउंड को सुन रहा है। अगर वो आदमी अपने कानों के आगे हाथ दे दे तो जितना साउंड तेज प्रोड्यूस हुआ है उतना तेज साउंड उसे सुनाई थोड़ी देगा। तो इंटेंसिटी एंड लाउडनेस अलग अलग चीजें हैं। तो अब बात करते हैं हमारे स्पीड ऑफ साउंड की। तो जैसा हमने पहले पढ़ा कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, यानी ऐसी वेव जिन्हें ट्रैवल होने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है। अलग अलग मीडियम्स के थ्रू साउंड की अलग अलग स्पीड होती है। जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों के थ्रू साउंड ट्रैवल होता है। अब सबसे तेज साउंड सॉलिड के अंदर ट्रैवल होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स चिपके चिपके होते हैं, एंड क्योंकि वो चिपके चिपके हैं तो वाइब्रेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो साउंड सॉलिड के अंदर सबसे तेज ट्रैवल होता है, एंड बाद में लिक्विड के अंदर, एंड सबसे धीरे गैस के अंदर साउंड ट्रैवल होता है। एंड स्पीड का एक फॉर्मूला होता है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं, तो साउंड वेव का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेव लेंथ। यानी डिस्टेंस की जगह हम लिखते हैं वेव लेंथ, एंड टाइम यानी टाइम पीरियड। तो यहाँ से हमें एक स्पीड का फॉर्मूला मिल जाएगा। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करेंगे v से, जो कि है लैम्डा अपॉन टी। एंड अगर तुम्हें पहले याद है तो हम 1/t को क्या लिखते हैं, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। तो इस 1/t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, न्यू। तो स्पीड का हमें एक और फॉर्मूला मिल गया जो कि है लैम्डा इंटू न्यू। यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ एंड न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2k हर्ट्ज, 2k यानी 2 किलो हर्ट्ज, एंड वेवलेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। तो क्वेश्चन के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, यानी ये सिंबल न्यू है, जो कि है 2 किलो हर्ट्ज। एंड 1 किलो के अंदर 1000 होते हैं, एंड 2 किलो हर्ट्ज यानी 2000 हर्ट्ज। एंड हमें वेवलेंथ भी दी हुई है जो कि है 35 सेंटीमीटर। तो इसे हमें ऐसे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना होगा, यानी मीटर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब ये सेंटीमीटर के साथ वाला 100 मीटर की तरफ जाएगा तो 1 सेंटीमीटर, अब 100 तो चला गया तब बचा 1। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 1/100 मीटर होता है। तो 35 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे, हम इस सेंटीमीटर की जगह 1/100 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 35/100 मीटर। हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड। तो स्पीड का एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। तो हमारे पास यहाँ पर लैम्डा है एंड न्यू भी है, तो इनकी वैल्यूज रख देते हैं। तो लैम्डा यानी 35/100 मीटर, न्यू यानी 2000 हर्ट्ज। तो 35 के नीचे वाले 2 जीरो एंड 2000 वाले 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 35, एंड 35 टू जा क्या होता है 70, एंड 20 के पीछे एक और जीरो था तो 70 के पीछे भी एक और जीरो लगा देते हैं। तो हमें स्पीड मिल गई 700 मीटर पर सेकेंड।
तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आ गए आप। इस वीडियो को शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है वैसे ही साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे ये एक मिरर है एंड यहाँ से एक लाइट आई एंड ये लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर से चली गई। तो यही चीज साउंड के साथ होती है। जैसे तुमने अपने रूम में बैठ के बोला हेलो, तो वो हेलो दीवार से टकरा के तुम्हें फिर से सुनाई देना चाहिए, क्योंकि साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। पर ऐसा होता थोड़ी है। ऐसा क्यों होता है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। जैसे मैंने कुछ बोला तो वो तुम्हें सुनाई दिया यानी वो साउंड तुम्हारी दिमाग में थोड़ी देर तक रहा एंड उस थोड़ी देर को कहते हैं हम 0.1 सेकेंड। यानी हमारे दिमाग में साउंड 0.1 सेकेंड तक रहता है। तो जैसे अब तुमने बोला हेलो, तो जैसे ही वो हेलो तुमने बोला वो तुम्हें सुनाई दिया। यानी अब से लेके 0.1 सेकेंड तक वो हेलो तुम्हारे दिमाग में रहेगा एंड जब तक वो दिमाग में रहेगा तब तक तुम दूसरे साउंड को सुन नहीं सकते। तो जैसे ही हमारा सिंचन बोला हेलो, तो बोलते ही उसे हेलो सुनाई दिया इंस्टेंटली एंड अब ये हेलो 0.1 सेकेंड तक उसके दिमाग में रहेगा। पर ये हेलो जब दीवार से टकरा के फिर से वापस आ जाएगा, वो टाइम 0.1 सेकेंड से कम होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा होती है। तो 0.1 सेकेंड से पहले ही वो साउंड फिर से आ गया। पर सिंचन के दिमाग के अंदर तो पहले वाला ही हेलो है, तो सिंचन को जो ये रिफ्लेक्टेड हेलो है वो सुना ही नहीं देगा। एंड अगर रूम पूरा खाली है तो दूसरा वाला हेलो हमें हल्का सा सुनाई देगा एंड हमें एक गूंजने की आवाज आएगी। तो इस गूंजने की आवाज को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। एंड अगर आवाज गूंजे ना एंड वो हमें फिर से क्लियरली सुनाई दे, जैसे मैंने बोला हेलो हेलो हेलो, तो ये मुझे फिर से सुनाई दिया, फिर से क्लियरली सुनाई दिया, तो इस चीज को हम कहते हैं एको। एको के अंदर क्या होता है, आवाज हमें क्लियरली सुनाई देती है, पर रिवर्बरेशन के अंदर आवाज फिर से क्लियरली सुनाई नहीं देती। तो अब हम बात कर लेते हैं एको की। तो अगर हमें क्लियर रिफ्लेक्टेड साउंड फिर से सुनना है तो हमें इस टाइम को 0.1 सेकेंड से बढ़ाना होगा। यानी जो ओरिजिनल साउंड है एंड जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उनके बीच का टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, तभी जो हमारे दिमाग में 0.1 सेकेंड तक साउंड रहेगा वो चला जाएगा एंड दूसरा साउंड हम सुन सकेंगे। तो साउंड को वापस आने के लिए मिनिमम 0.1 सेकेंड तो लगना ही चाहिए। तो हमें मिल गया टाइम जो कि है 0.1 सेकेंड एंड स्पीड ऑफ साउंड ले लेते हैं हम 344 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं जिस डिस्टेंस पर कोई ऑब्स्टिकल हो साउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए, ताकि हमें जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो क्लियरली सुनाई दे। तो जैसे ही इसने साउंड प्रोड्यूस करा तो वो साउंड दौड़ता हुआ इधर गया एंड रिफ्लेक्ट होके फिर से दौड़ता हुआ आ गया। तो ये साउंड 0.1 सेकेंड के बाद ही आना चाहिए या 0.1 सेकेंड पर आना चाहिए, तभी हमें एको सुनाई देगा। तो टाइम लिया इसने 0.1 सेकेंड एंड साउंड की स्पीड को हम ले रहे हैं 344 मीटर पर सेकेंड। एंड साउंड ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस d है तो साउंड एक बार गया एंड एक बार फिर से आया, यानी साउंड ने 2 बार d डिस्टेंस ट्रेवल करा है। यानी टोटल डिस्टेंस उसने 2 टाइम्स d ट्रेवल करा है। एंड हमें एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। इसके अंदर हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 0.1 सेकेंड एंड डिस्टेंस क्या है 2d, 2 टाइम्स d। तो 344 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा 34.4 एंड d के साथ वाला 2 जब नीचे जाएगा तो इस साइड जाके ये डिवाइड होगा, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा 17.2 मीटर। तो ये हमें मिल गया मिनिमम डिस्टेंस एको सुनने के लिए। तो अगर तुम्हें एको सुनना है तो तुम्हारे एंड किसी ऑब्स्टिकल जिससे साउंड रिफ्लेक्ट होगा उसके बीच में 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। एंड अगर डिस्टेंस 17.2 मीटर से कम हो तब हमें क्लियर एको नहीं सुनाई देगा, यानी हमें क्लियरली रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई नहीं देगी। उसका कुछ पार्ट, जैसे मैंने बोला हेलो, तो ये जो पीछे गूंजने की आवाज आई ये रिवर्बरेशन है। एंड अगर मैं बोलूं हेलो हेलो हेलो, तो ये जो आवाज आई फिर से ये एकदम क्लियर आवाज थी एंड ये है एको। तो रिवर्बरेशन के अंदर रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है साउंड का,
एंड उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि साउंड गूंज रहा है। जैसे ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये साउंड दीवार से टकरा के फिर से इसकी तरफ आ गया एंड इस बार ये टाइम 0.1 सेकेंड से कम है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है तो साउंड टाइम भी कम लेगा, तो इसे क्लियरली एको सुनाई नहीं देगा पर एक गूंजने की आवाज आएगी एंड फिर से ये साउंड आगे जाएगा, फिर से पीछे आएगा एंड धीरे धीरे साउंड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी एंड साउंड चला जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ साउंड का एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण हमें एक गूंजने की आवाज आई, तो इसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन। तो जैसे हमारे पास एक रूम है, खाली रूम है, तो इसके अंदर तो रिवर्बरेशन होगा, तो इस चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं? इस चीज को कम करने के लिए हम दीवारों के ऊपर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा सकते हैं, जिससे साउंड दीवारों तक जाए एंड वो दीवार उस साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, तब रिवर्बरेशन कम हो सकता है। या फिर हम कमरे को भर सकते हैं फर्नीचर से, फर्नीचर भी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो रिवर्बरेशन को कम करने के लिए हम ये चीजें कर सकते हैं। तो रिवर्बरेशन हो गया द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, यानी रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से जो परसिस्टेंस होता है साउंड का, परसिस्टेंस यानी गूंजना, उसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन। एंड एको क्या था? एको के अंदर हमें क्लियरली रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देता है, पर रिवर्बरेशन के अंदर हमें गूंजने की आवाज आती है। तो हमें पता चल गया कि साउंड रिफ्लेक्ट होता है, तो हम इस रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करके चीजों को आसान बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं मेगाफोन्स में, हॉर्न्स में एंड कई और इंस्ट्रूमेंट्स में, ताकि हमें साउंड क्लियरली अच्छे से सुनाई दे। तो मेगाफोन्स का कुछ शेप ऐसा होता है, तो इसके अंदर जैसे ही आदमी बोलेगा तो जो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा वो डायरेक्टली इसके अंदर चला जाएगा, वो इधर उधर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सीधा इस मेगाफोन में चला जाएगा एंड फिर मेगाफोन के अंदर रिफ्लेक्ट होते होते इस डायरेक्शन के अंदर सारा साउंड चला जाएगा। तो जब एक ही डायरेक्शन के अंदर सारा साउंड जाएगा तो उसकी लाउडनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इधर उधर स्कैटर नहीं हुआ, एक ही डायरेक्शन में गया है। तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज करके मेगाफोन्स एंड हॉर्न्स बनाते हैं। एंड जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप रखते हैं उसके अंदर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज होता है। जैसे ही डॉक्टर वो स्टेथोस्कोप हमारी बॉडी पे लगाते हैं तो बॉडी कुछ साउंड प्रोड्यूस करती है एंड वो साउंड उस स्टेथोस्कोप के थ्रू रिफ्लेक्ट होता होता डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाता है। तो ऐसे स्टेथोस्कोप भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज करता है। एंड बड़े बड़े हॉल्स की या फिर सिनेमा हॉल्स की जो सीलिंग होती है वो कुछ ऐसी डिजाइन की हुई होती है कि उस सीलिंग से साउंड टकराए एंड सभी तक पहुंच जाए। जैसे स्पीकर तो आगे ही लगे हुए होते हैं पर वो साउंड पूरी जगह सुनाई देती है, क्योंकि वो स्पीकर का साउंड ऊपर सीलिंग से टकराता है एंड सभी तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज हुआ है। अब आता है रेंज ऑफ हियरिंग, यानी कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड हम सुन सकते हैं। तो हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं। एंड छोटे बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम हो, वो बच्चे 25,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकते हैं। एंड जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो हियरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है एंड वो भी फिर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज कह लो या फिर 20 किलो हर्ट्ज कह लो, किलो का मतलब होता है 1000, तो 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं। एंड 25,000 हर्ट्ज को क्या कहेंगे? 25 किलो हर्ट्ज। तो इस रेंज के बीच का साउंड तो हमें सुनाई देता है, पर अगर साउंड 20 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी का हो तो वो हमें सुनाई नहीं देता, पर वो साउंड तो होता ही है। तो ऐसे साउंड को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, यानी जिसे इंसान सुन नहीं सकते। तो इसका नाम है इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड। ये साउंड राइनोसॉरस, वेल्स एंड एलिफेंट्स यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक से पहले इंफ्रासोनिक साउंड आता है नीचे से एंड उस साउंड को कई एनिमल्स सेंस कर लेते हैं एंड ये पता लगा लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। एंड जो साउंड 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होता है उसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो उसे हम अल्ट्रासाउंड कहेंगे। अल्ट्रासाउंड को हम सुन नहीं सकते पर हम इसे बहुत जगह काम लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड वो साउंड होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, यानी ये बहुत ही पावरफुल वेव्स होती हैं। तो क्योंकि ये बहुत पावरफुल होती है तो हम इनका यूज करते हैं। तो अब देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, यानी कहाँ कहाँ पर अल्ट्रासाउंड काम में आता है। तो अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं हम क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे हमारे पास एक मेटल का पीस है
तो ये बाहर से तो एकदम ठीक लग रहा है, पर इसके अंदर अगर कोई क्रैक है, तो अगर हमने इसको बिल्डिंग के लिए यूज करा या फिर कोई चीज बनाने के लिए यूज करा, तो वो चीज कमजोर होगी क्योंकि इसके बीच में क्रैक है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसके बीच में क्रैक है? तो इसे पता लगाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। तो इसके एक साइड हम अल्ट्रासाउंड के सोर्स को रख देते हैं, यानी यहाँ से अल्ट्रासाउंड निकलेगा, एंड दूसरी तरफ अल्ट्रासाउंड के डिटेक्टर को रख देते हैं, यानी दूसरी तरफ से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड कैसे आ रहा है। तो जैसे ही हमने इससे अल्ट्रासाउंड पास करा, तो जहां पर मेटल बढ़िया था यानी यूनिफॉर्म था, वहां से तो अल्ट्रासाउंड सीधा पास हो गया, एंड जहां पर क्रैक था वहां से अल्ट्रासाउंड फिर से रिफ्लेक्ट हो गया, एंड हमें डिटेक्टर में पता चल जाएगा कौन सा अल्ट्रासाउंड आया नहीं है, एंड वहां से हम ये पता लगा लेंगे कि यहाँ पर क्रैक है। तो ऐसे हम मेटल ब्लॉक्स के अंदर क्रैक्स का पता लगाते हैं। इसकी एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है सोनार। सोनार की फुल फॉर्म है SO यानी साउंड, N यानी नेविगेशन, A यानी एंड R यानी रेंजिंग, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करता है एंड हमें नीचे का डिस्टेंस बता देता है कि समंदर में कितनी गहराई है। तो आप समझते हैं कैसे ये काम करता है। तो इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है ट्रांसमीटर एंड एक होता है डिटेक्टर। ट्रांसमीटर यानी जो ट्रांसमिट करता है एंड डिटेक्टर यानी जो डिटेक्ट करता है। तो जैसे ये एक शिप है एंड इसके नीचे एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो वो वेव्स को ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव निकली एंड वो समुंदर में गई एंड फिर से ऊपर आ गई, एंड ऊपर आई तो उसे डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा कि अब ये ऊपर आ गई। तो हमें इस वेव की स्पीड पता होगी एंड उस वेव ने कितना टाइम लिया नीचे जाके वापस ऊपर आने में, वो भी टाइम हमें पता होगा। एंड इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे हम डिस्टेंस को x ले तो ऊपर से नीचे गई वेव यानी x डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा, फिर से वो वेव ऊपर आई यानी उसने 2 बार x डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो हमारा डिस्टेंस हो गया 2x। एंड हमें स्पीड इस वेव की पता होगी एंड टाइम भी हमने मेजर कर लिया होगा। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, एंड स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हमारा डिस्टेंस है 2x। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम स्पीड एंड टाइम की वैल्यू रख देंगे एंड हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ऐसे सोनार काम करता है। क्या काम करता है? ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे काम आता है, समुंदर की गहराइयां पता करने के लिए काम में आता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड होता है, वो समुंदर के अंदर भी ट्रैवल कर सकता है। ये हो गया सोनार। एंड अब एक ऐसा क्रिएचर भी है जो नेचुरल सोनार को यूज करता है, यानी उसके अंदर सोनार इनबिल्ड ही आता है, जिसका नाम है बैट। तो जो ये बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करते हैं, एंड अगर उनके सामने कोई प्रे है, उनका कोई शिकार है, तो वो अल्ट्रासाउंड उस शिकार से टकराएगा एंड रिफ्लेक्ट होके उसके कानों तक आ जाएगा, जैसे सोनार में होता था। तो अल्ट्रासाउंड ने कितना टाइम लिया प्रे से टकरा कर फिर से आने में, उससे जो बैट्स है वो ये पता लगा लेते हैं कि वो प्रे कितनी दूरी पर है। अगर साउंड थोड़ी देर बाद आ रहा है यानी टाइम ज्यादा ले रहा है, एंड प्रे थोड़ी ज्यादा दूरी पे है, तो ऐसे बैट्स नेचुरल सोनार का यूज करते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, अ सबमरीन एमिट्स अ सोनार पल्स व्हिच रिटर्न्स इन 1.02 सेकंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर इज 15.31 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डेप्थ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सबमरीन है जो एक सोनार इम्पल्स को एमिट कर रही है, वो सोनार इम्पल्स नीचे जा रही है एंड फिर से ऊपर आ रही है, एंड उसने टाइम लिया 1.02 सेकेंड्स का, एंड उस इम्पल्स की स्पीड है 1531 मीटर पर सेकेंड, एंड हमें बताना है डिस्टेंस। तो हमें बतानी है डेप्थ यानी ऊपर से लेके नीचे तक का डिस्टेंस। तो साउंड वेव आई, नीचे गई एंड फिर से ऊपर गई, तो अगर ये डिस्टेंस x है तो साउंड वेव ने 2 बार x डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो ये हो जाएगा 2x डिस्टेंस। क्वेश्चन के अंदर टाइम है, वेलोसिटी है, तो क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? एंड हमें एक फॉर्मूला भी पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड यहाँ से डिस्टेंस आ जाता है स्पीड इंटू टाइम। तो इसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है एंड x की वैल्यू को निकालना है। तो तुम x की वैल्यू को निकाल के नीचे कमेंट कर देना। एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, पर चैप्टर का एक टॉपिक ह्यूमन ईयर रह गया, क्योंकि मुझे बायो आती ही नहीं है एंड वो बायो से रिलेटेड है, पर एक्चुअल में बहुत आसान टॉपिक है। तुम उसे एक बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर।